महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की ज़बूहाली इंतहाई अफसोसनाक है। ये मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा बोर्ड है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि वक्फ जायदादें हमारे हाथों से फिसल रही हैं। इन ख्यालात का इजहार सेंट्रल वक्फ काउंसिल के रुकन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने किया। वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल की 3 रुकनी कमेटी में शामिल हैं। ये कमेटी औरंगाबाद के दौरे पर है। इस दौरान बोर्ड के सदर दफ्तर में एक जायजा मीटिंग भी हुई, जिसमें वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और बोर्ड की आमदनी में इजाफे पर गौर व खौज किया गया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी से वक्फ उमूर के मुतालिक बातचीत की। अपनी कमेटी महाराष्ट्र के दौरे पर है। हमारे साथ डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस दौरे का मकसद क्या है। जी मैम। देखिए, हमारा दौरा का मकसद यही है कि हम हैदराबाद में थे, अभी वहाँ से औरंगाबाद आए, यहाँ से कल मुंबई चले जाएंगे। ये हमारा मकसद है कि हम सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जो हमारी कमेटी है, टीम है, वो हर जगह देखे कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे जो नाजायज़ कब्ज़े हैं वो किस तरह से हटाए जाए और वक्फ के साथ जो मानो कि सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है वो क्यों हो रहा है। हमारे वक्फ के अंदर क्या लोग उन लोगों के साथ मिले हुए हैं या ऐसी गवर्नमेंट आई हुई है या गवर्नमेंट के कुछ ऐसे लोग हैं या बाकी लोग जो उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये कब्ज़े हटें और ये प्रॉपर्टीज़ का सही इस्तेमाल हो जाए, एक अच्छे से तरीके से इन प्रॉपर्टियों का यूज़ हो जाए, क्योंकि हमारा मकसद है, वक्फ का मकसद है कि ये अल्लाह की अमानत है। ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जो हम आपको दे, मुझ में बांटे, किसी और में बांटे, बल्कि इसमें एक ट्रस्ट बनना चाहिए। कहीं पे स्कूल बने, कहीं पे हॉस्पिटल बने, ताकि ऑर्फन बच्चे और जो हमारे जो बच्चे हैं, कौम के बच्चे हैं, वो पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। मैडम, मकासद बहुत अच्छे हैं, लेकिन महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की हालत को कैसा पाया आपने यहाँ? देखिए, हमने अंदर भी बता दिया कि ज़बूहाली है और ये ज़बूहाली नहीं होनी चाहिए वक्फ बोर्ड की। यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स हैं, हमारे महाराष्ट्र नंबर 2 पे है जहाँ पे हमारे बहुत सारे एसेट्स हैं और वो एसेट्स हमारे हाथ में नहीं हैं, खिसक रहे हैं और हमें इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से पूरा ताउन है। हमारे मंत्री जी बहुत अच्छे से कह रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये पूरा वाज़ेह किया है कि वक्फ की प्रॉपर्टी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, हमें ये वापस लेके ही रहना है। वक्फ काउंसिल क्या रिपोर्ट पेश करेगी महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की? देखिए, जो सही हमने पाया, जो हमें लगा कि यहाँ पे कुछ कमज़ोरियाँ हैं, वही रिपोर्ट हम सेंटर के सामने रखेंगे और हम कोई नुक्ताचीनी नहीं करने आए हैं किसी वक्फ बोर्ड के लिए। हम कोई नुक्ताचीनी नहीं, बल्कि हम इनको स्ट्रेंथ करने आए हुए हैं। हमारा मकसद है कि हमारे स्टेट वक्फ बोर्ड स्ट्रेंथ हो जाए और उनकी जो हालात अभी जो ज़बूहाली हैं, हम ये कहेंगे, वो ख़त्म हो जाए और इनकी हम मदद करें। मैडम, महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की ज़बूहाली दूर करने में सेंट्रल का क्या रोल है? देखिए, हमने अंदर इनको मीटिंग में पूरा बता दिया। जो हमारे पास स्कीम्स हैं, जो वक्फ के लिए, वक्फ को बढ़ावा देने के लिए, वो स्कीम से ये इस्तेफ़ादा करें और हम चाहेंगे कि हर एक वक्फ बोर्ड वैसे ही बने जो ये बाकियों को मदद करे। शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, मैडम ने साफ कहा कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की ज़बूहाली को दूर करने के लिए हर मुमकिन मदद की जाएगी। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। आगे बढ़ेंगे। कौमी अक़लियती कमीशन ने सुली डील्स मामले में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और गाजियाबाद के SSP को नोटिस जारी किया है। कौमी अक़लियती कमीशन ने इनसे पूछा है कि कुणाल शर्मा और शिरंगी यादव के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। कमीशन ने यह भी पूछा कि इस तरह के कितने मामले रिपोर्ट हुए हैं। कमीशन ने इस मामले में 7 दिनों के अंदर एक तफसीली रिपोर्ट तलब की है। मध्य प्रदेश में शराब का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ शिवराज सिंह हुकूमत ने सख्त कानून बनाकर इन्हें उम्र कैद की सजा देने का फैसला किया है। हुकूमत ने अपने मौक़िफ़ पर अमल करते हुए मंत्रालय में मुनक़्क़िदा मीटिंग में शराब का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ उम्र कैद की सजा को लेकर जहां कानून वज़ा करने पर काम शुरू कर दिया, वहीं जमीयत उलमा हिंद ने शिवराज सिंह हुकूमत के फैसले की मुखालिफत करते हुए मध्य प्रदेश में मुकम्मल शराबबंदी का मुतालबा किया है। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के सदर हाजी मोहम्मद हारून ने शराब को तमाम बुराइयों की जड़ करार देते हुए इसके फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी का निफाज करते हुए रियासत के माली वसाइल को दूसरे जराए से फरोग देने का हुकूमत को मशवरा दिया। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने इस मामले को लेकर MP जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून से खास बातचीत की।
में जहरीली शराब से 3 दर्जन लोगों की मध्य प्रदेश में अगर कुछ 3 महीनों की बात करें मौत के बाद, हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है कि अब जो है अगर गैर कानूनी तौर पर शराब बेची जाएगी तो उसके खिलाफ उम्र कैद की सज़ा। हालांकि इससे पहले जो कानून था वो कानून में 10 साल की सज़ा थी, लेकिन मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने हुकूमत के कदम को नाकाफ़ी बताया। उनका मानना है जब तक मुकम्मल शराबबंदी नहीं होती तब तक इस तरह के वाक़यात रूनमा होते रहेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश जमीयत उलमा हिंद के मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून साहब मौजूद। उनसे जानते हैं जमीयत उलमा जो है जो शराब गैर कानूनी शराब पर है, हुकूमत उस पर उम्र कैद की सज़ा का प्रोविज़न करने जा रही है। आज कैबिनेट में मीटिंग भी हुई, अब जमीयत इसकी मुखालफत क्यों करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बात तो ये है कि जो शराब का मसला है बहुत अहम है। हुकूमत जो जल्दबाजी में और हड़बड़ाहट में कानून लाना चाहती है ये ठीक नहीं है। इसमें बहुत सोच विचार के कानून बनाने की ज़रूरत है। जहाँ तक शराब का मामला, जब आप कानूनी तौर पर बेच रहे हैं उसको, तो जब लोग आदी हो जाते हैं शराब पीने के, तो उनको जब वो शराब कानूनी नहीं मिलती है या उसके जेब में पैसे नहीं होते हैं तो वो गैर कानूनी शराब खरीदता है और उसी में हादसे हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। जो अमीर लोग हैं वो तो महंगे किस्म की शराब पीते हैं, जो गरीब मजदूर होता है वही इसका शिकार होता है। तो हमारी मांग ये है कि शराब जो है सारी बीमारियों का जड़ है। जितने भी फतने फसाद होते हैं, कत्ल गारतगिरी होती है, मारपीट होती है, पुलिस वालों के साथ मारपीट होती है, इस सब के अंदर जब गौर करेंगे तो शराबी है। घर में, फैमिली में, बीवियों के साथ, बच्चों के साथ जो मारपीट होती है, तो मेरा मुतालबा है कि शराब के लिए ऐसा कानून न लाएं कि अवैध शराब या जहरीली शराब पर, मैं कह रहा हूँ मुकम्मल तौर पर जब बंद की जाए। क्योंकि गुजरात जैसे सूबे के अंदर अगर शराब बंद की जा सकती है और कानून लाया जा सकता है, बिहार के अंदर कानून लाया जा सकता है, मुल्क के और सूबों में भी इस तरह के कानून है कि शराब पर मुकम्मल बैन है। तो हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश में भी शराब पर मुकम्मल पाबंदी लगना चाहिए। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मुसलसल होने वाली बारिश ने मामूलात जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। ग्वालियर चंबल डिवीजन में मुसलसल होने वाली बारिश से 1171 गांव शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में शिवपुरी और शिवपुर में 800 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के जरिए कल से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 1600 से ज्यादा लोगों को महफूज निकाला जा चुका है। बारिश ज्यादा होने से मनीखेड़ा डैम के 10 गेट को खोलकर पानी बाहर निकाला जा रहा है। वज़ीर आला के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन में फजाइया की भी मदद ली गई है। कर्नाटक में अक़लियतों के मसाइल और मुतालबात नए वज़ीर आला बसवराज बोम्मई के सामने पेश किए जाएंगे। इस सिलसिले में जल्द ही बीजेपी अक़लियती मोर्चा का वफ्द वज़ीर आला से मुलाकात करेगा। बेंगलुरु में अक़लियती मोर्चे के रियासती सदर मुज़म्मिल अहमद बाबू ने यह बात कही। कर्नाटक अक़लियती तरक्याती कारपोरेशन के सदर मुख्तार हुसैन पठान ने कहा कि अक़लियती महकमे के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड्स हासिल करने की कोशिश की जाएगी। में एक हम मुसलमानों को भी एक नुमाइंदगी दें, हाँ, और हर जगह जो है न सिर्फ के माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में KMDC एक ही जगह मुसलमानों को एक जो कैद करके रखने के बजाय हर इसमें बोर्ड्स में, हर डिपार्टमेंट में एक एक मुसलमान, एक एक क्रिश्चियन, एक एक माइनॉरिटीज, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, सबको सरदार जी हैं, सिख्स हैं, सबको एक एक जगह नुमाइंदगी देने से जो है माइनॉरिटीज़ के एक देश भर में एक अच्छा मैसेज जाएगा बोल के। टारगेट हमारा 92 करोड़ था लास्ट ईयर, 92 करोड़ था, लेकिन हम 168 करोड़ हम लोग रिलीज कर चुके हैं लास्ट ईयर। हमें 92 करोड़ सिर्फ नहीं दिए हैं, 168 करोड़ दे चुके हैं। यानी कि उसमें देने के बाद में अभी देखिए बाकी निगम लोगों में, बाकी वालों में कैसा था कि सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए था, हमारे यहाँ पे नहीं था। इस बार का हम उसे CET और नीट के थ्रू से कर रहे हैं, जितना है उतना करेंगे। अभी इसके लिए अभी बजट देखिए, ये बार का आपको भी लास्ट टाइम बोला था मैं, पेंडेमिक ईयर है, जो हमें कोविड आ चुका है, कोविड आने की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो उस टाइम में कितना हो सकता है उतना दे के हम लोग कर रहे हैं। उधर कर्नाटक के रायचूर में जमात इस्लामी हिंद और महकमा सेहत के इश्तराक से कोरोना की टीकाकारी कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर 250 से ज्यादा लोगों ने टीके लगाए। अमीर मकामी जमात इस्लामी हिंद मोहम्मद आसिमुद्दीन अख्तर ने बताया कि कैंप में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोगों ने शिरकत की। इसी तरह खवातीन ने भी कसीर तादाद में हिस्सा लेते हुए वैक्सीनेशन कैंप से इस्तेफादा किया।
शहर रायचूर में जमात इस्लामी हिंद शोबे खिदमत खल्क की जानिब से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट के ताउन से एक रोज़ा सेकेंड कैंप हमने इस्लामिक सेंटर कोरतला रायचूर पर रखा, जिसमें तकरीबन 262 लोगों ने इस्तेफ़ादा किया, जिसमें 145 के करीब ख़वातीन भी थीं। और ये कैंप बग़ैर तफरीक के, किसी मज़हब व मिल्लत के तफरीक के हमने इनेकाद किया। इसमें गैर मुस्लिमों की भी एक अच्छी तादाद ने इससे इस्तेफ़ादा हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर्दे का अच्छा इंतज़ाम रखा गया और लोगों को चाय पानी का भी इंतज़ाम किया गया था। आजम खान की रिहाई और जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को न तोड़े जाने के लिए गवर्नर उत्तर प्रदेश को भेजा गया है। मारूफ समाजी कारकुन और सियासी मुबस्सिर अब्दुल हफीज गांधी ने ईडीएम के तवस्सुत से मेमोरेंडम भेजा है। अब्दुल हफीज गांधी का कहना है कि आजम खान का इलाज घर पर बेहतर ढंग से हो सकता है। जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है माननीय आज़म खान साहब की रिहाई के लिए कि जल्द से जल्द कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि आज़म साहब की रिहाई हो सके, क्योंकि आपको पता है कि आज़म साहब बहुत दिन से बीमार चल रहे हैं और उनकी रिहाई इसलिए भी ज़रूरी है ताकि उनके परिवार वालों की देखरेख में उनका इलाज हो सके। प्रशासन जो है जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने की जो प्रक्रिया उन्होंने चालू की है उसको रुकवाने की मांग हमने यहाँ पर की है, और वो इसलिए की है कि कोई भी विश्वविद्यालय बनाना बहुत मुश्किल का काम है और इस विश्वविद्यालय में सभी समुदाय के लोग पढ़ते हैं। रामपुरी नहीं बल्कि आसपास के जितने भी ज़िले हैं उस विश्वविद्यालय से फ़ायदा उठाते हैं। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि विश्वविद्यालय के गेट ना तोड़ा जाए, विश्वविद्यालय को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचा जाए। वो एक शैक्षिक संस्था है और लोगों की भलाई के लिए है। तो आज दो मांग लेकर हम एसडीएम पटियाली साहब से मिले हैं, एक माननीय आज़म साहब की जल्दी से रिहाई के लिए और दूसरा कि जो जौहर यूनिवर्सिटी का गेट है उसको तोड़ा ना जाए। दिल्ली में वाक़ई ईरान कल्चर हाउस में डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ की हमारे अली की रस्म इजराई अमल में आई। रस्म इजराई तकरीब में ईरानी सिफारतकार अली चेगेनी, राज्यसभा रुकन पार्लिमान सैयद नासिर हुसैन शामिल हुए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के साबिक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ की किताब हमारे अली को इंटरनेशनल नूर सेंटर की जानिब से पब्लिश की गई है। हिंदुस्तान में बढ़ रही नफरत के बीच इस किताब को गंगा जमनी तहजीब के इशात के जरिए के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ की मिली जुली जो संस्कृति है, मिली जुली जो तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब जिसको हम कहते हैं, ये बरकरार है। लोग हर मज़हब के बारे में जानना चाहते हैं, हर रिलीजियस हीरोज़ और रिलीजियस हेड्स के बारे में जानना चाहते हैं, प्रॉफिट्स के बारे में जानना चाहते हैं। उनके समझ के क्या एक मज़हब के हीरो ने या एक मज़हब के जो है लीडर ने दूसरे मज़हब के लीडर के कंपेयर करके देखना चाहते हैं कि आखिरकार क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग बोली गई और किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई और कौन से यरा में बोली गई, उस टाइम पे कौन सी सोसाइटी थी। इन तमाम चीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं। इससे अलग अलग किताब इन्होंने लिखा है। बहुत खुशी भी हो रही है, थोड़ा मलाल भी है कि ऐसे दिन पे उनकी एक किताब आज रस्म इजरा था पर वो यहाँ पे नहीं है, पर तो वो थोड़ा सा मलाल ज़रूर है। बट इस बात की बहुत खुशी है कि जो मेहनत से और जिस डेडिकेशन से उन्होंने एक किताब को लिखा है और वो आज किताब एक शक्ल लेके बाकायदा सामने आ गई है और लोगों के बीच में है, तो इस बात से बहुत खुशी है मुझे। मध्य प्रदेश की मुलाजमीन तंजीमों ने रोज रोज की हड़ताल से शिवराज सिंह हुकूमत के सर में दर्द पैदा कर दिया है। जूनियर डॉक्टर्स, नर्स, बिजली मुलाजमीन, मंत्रालय कर्मचारी, संघ मुलाजमीन की हड़ताल से हुकूमत को राहत भी नहीं मिली थी कि अब पटवारी संघ ने अपनी 3 नुकाती मांगों को लेकर रियासतगीर सतह पर हड़ताल शुरू कर दी है। रियासतगीर सतह पर मरहलावार तरीके से शुरू की गई हड़ताल के तहत राजधानी भोपाल में भी पटवारी संघ ने एहतजाज किया और हुकूमत से 22 साला मुतालबे को पूरा करने का मुतालबा किया। पटवारियों की पूर्व से 22 सालों से 2800 ब्रिगेड आज तक नहीं बढ़ाया गया है। 2800 की हमारी मुख्य मांग है जो कि आज तक पूर्ण नहीं की गई है। हम पटवारी संघ आज चरणबद्ध आंदोलन
22 तारीख से और ये कर रहे हैं। अभी जो छठा चरण है, कल से हम सारे ऐप से लॉग आउट हो जाएंगे और अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 10 तारीख से हम कलमबंद हड़ताल पर चले जाएंगे। चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66. कुल हिंद जमियतुल उलूम के बैनर तले कानपुर में शहर काजी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साकिब अदीब मिसबाही की क़यादत में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में मुहर्रम पर यूपी पुलिस की गाइडलाइंस में इस्तेमाल नाजेबा अल्फाज की सख्त मजम्मत की गई। शहर काजी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साकिब ने इसे मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करार दिया। परसों हुकूमत उत्तर प्रदेश से जो एक गाइडलाइन जारी हुई, उसमें कुछ ऐसे अल्फाज जो एकदम गैर मुनासिब हैं और गैर मेयारी हैं और गैर अखलाक़ी हैं, जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों में गम गुस्से की लहर है, जिसकी बुनियाद पर हमने आज मजम्मती मीटिंग रखी है ताकि जो अल्फाज उसमें बयान हुए हैं वो वापस हो सकें और जल्द से जल्द उन अल्फाजों को वापस करके एक नई गाइडलाइन जारी की जा सके। मीटिंग का मकसद सिर्फ ये है कि जो परसों एक ज़िम्मेदार उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब की तरफ से जो बयान आया है उसमें बहुत सारे गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और मांग करते हैं कि वो फिर माफ़ी भी मांगें और इन अल्फाज को वापस लें। और जैसा कि अभी आपने सवाल किया कि आया हम प्रशासन की किसी मीटिंग में शामिल होंगे या नहीं होंगे, कायदे मिल्लत मौलाना कलवे जवाद साहब से मेरी कल भी बात हुई, परसों भी बात हुई। उन्होंने साफ कहा है, अल्फाज में कहा है कि उस वक्त तक आप किसी भी प्रशासन की मीटिंग में शामिल ना हो जब तक ये अपने जो अल्फाज गंदे अल्फाज गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इसको वापस लें और माफ़ी मांगें। जैसे जैसे यूपी असेंबली इंतखाबात की तारीख नज़दीक आ रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिनाह का जिन भी बोतल से बाहर आने लगा है। अलीगढ़ में गुज़िश्ता दिन करनी सेना के एक जलसे में एक बार फिर जिनाह की तस्वीर का मामला उठा तो करनी सेना के कौमी सदर सूरजपाल के जरिए कहा गया कि एएमयू की ज़मीन जिनाह के आबा व अजदाद की ज़मीन नहीं है, यह राजा महेंद्र प्रताप की ज़मीन है। इसलिए हम मुल्क के सदर जमहूरिया और उत्तर प्रदेश के गवर्नर से मांग करते हैं कि वो इस मामले में कार्रवाई करे। वहीं तलबा यूनियन के साबिक सेक्रेटरी
हुजैफा आमिर रशादी ने भी सूरजपाल पर पलटवार करते हुए कहा है कि इलेक्शन नजदीक आते हैं, फिरकापरस्त ताकतों को जिनाह याद आने लगते हैं। उन्होंने कहा कि जिनाह हमारे लिए एक तारीख है, आस्था नहीं। इंडियन विमेन हॉकी टीम और मर्द विमेन हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में तारीख रकम की है। इंडियन विमेन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में रसाई हासिल की, जिसके बाद टीम की खिलाड़ी निशा के घर में जश्न का माहौल है। घर वालों के साथ साथ पूरे मुल्क को उम्मीद है कि हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम इस बार ओलंपिक्स में मुल्क के लिए मेडल जरूर जीत कर लाएगी। हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में सेमीफाइनल में दाखिल होकर तारीख रकम की है, जिसके बाद टीम की खिलाड़ी निशा वारसी के घर में जश्न का माहौल है। घर वालों को पूरी उम्मीद है कि इस बार उनकी बेटी की क़यादत में टीम मुल्क के लिए मेडल जरूर लेकर आएगी और मुल्क के साथ साथ उनका भी नाम खूब रोशन करेगी। निशा के घर वाले और उनके रिश्तेदारों ने टीम इंडिया जिंदाबाद और मुल्क जिंदाबाद के नारे लगाकर खूब मिठाइयाँ भी तकसीम की। निशा के वालिदैन भी अपनी लाडली की कामयाबी पर फूले नहीं समा रहे। हम ये खुशी बयान नहीं कर सकते सर, बहुत ज़्यादा खुशी है आज। क्या नाम है, जो सपना जो हम सजा रखा है हमने वो पूरा होने जा रहा है आज। इंशाल्लाह जीत कर आओगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम तुम्हारे साथ, दुआएं तुम्हारे साथ है सबकी। पूरा देश दुआएं मांग रहा है, हम ही नहीं, जितने भी बच्चे गए सभी के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीत कर आएँ। तो पूरा हिंदुस्तान आपके पीछे दुआएं मांग रहा है और अपने बच्चों के लिए ये मनोकामना कर रहे हैं कि हमारे बच्चे गोल्ड लेकर आएँ। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? जी बहुत अच्छा हुआ है ये, हम अपने बच्चों से बहुत उम्मीद रखते हैं और काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं अपने बच्चों से, अपने देश के लिए। ये देश का नाम रोशन करें। निशा से बात हुई थी जी, क्या कह रही थी निशा? बस यही कह रही थी कि मम्मी दुआ करना कि हम इस टीम से जीत जाएं। उनका बेटा बेफिक्र होकर खेलो, सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जब इन लोगों ने 3 मैच लगातार हारे तो उसके बाद थोड़ी सी उम्मीदें हम लोग की कम हो गई थी, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने वापस कमबैक किया है और जो आज का उनका प्रदर्शन है तो हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं। एंड आई विश, वी ऑल विश कि हम लोग जीतेंगे और गोल्ड लेके आएंगे। ये कहना चाहता हूँ जी कि आज बड़ी इससे ज़्यादा खुशी और कोई हो ही नहीं सकती कि आज हमारी बेटी निशा जो इस मुकाम पे पहुँची है और पूरी टीम को आज पूरी बधाई देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही जो है खेलती रहें और आगे इसी तरीके से बढ़ती रहें। निशा वारसी के अहले खाना बेहद गरीब हैं। हरियाणा के सोनीपत के एक गांव कालूपुर में सिर्फ 25 गज के मकान में निशा के घर वाले रहते हैं। निशा वारसी अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। उनकी 3 बहनें हैं, 1 भाई है। 2016 में निशा के वालिद को फालिज का अटैक हुआ था, जिसके बाद घर वालों के सामने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन निशा के घर वालों ने हिम्मत नहीं हारी और निशा के हौसले को कायम रखा और इसी का नतीजा है कि आज इसी हौसले के दम पर निशा वारसी ने ओलंपिक में जाने वाली हॉकी टीम में अपनी खास जगह बनाई। निशा के वालिद सोहराब का कहना है कि वो एक छोटे से मकान में जरूर रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को कभी भी गुर्बत का एहसास नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी को टीवी पर खेलते हुए देखें और उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। निशा के वालिद का कहना है कि उन पर जब फालिज का हमला हुआ तो उनकी उम्मीदें टूट गई थी कि बेटी को अब कैसे खिलाएंगे, लेकिन कोच प्रीतम स्वाच ने उनको हौसला दिया और आज इसी हौसले की बदौलत उनकी बेटी ओलंपिक में खेल रही है और हमें भी उम्मीद है कि इस बार हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम गोल्ड मेडल जीत कर लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।